Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहे, टीजीटी का एग्जाम हुआ और समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इसके अलावा जो फीडबैक आपने दिया, पेडागोजी का पेपर आपका अच्छा हुआ है, मॉडरेट कहेंगे उसको। अगर केवीएस के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज थोड़ी ईजी ही कहेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, समझते हैं चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अगर आपका एग्जाम है कल तो एक छोटा सा नंबर है जिस पे आप बड़ा सा मैसेज लिख के भेज सकते हैं जो जो क्वेश्चंस आपको याद रह जाएं, है ना। ये देखो कितना, मतलब इसको हमने स्कूल मेंटल हेल्थ जब हम पढ़ रहे थे बैच में तब भी पढ़ा था कि हमने ये बहुत बार सुना है कि हेल्दी माइंड डेवलप्स इन अ हेल्दी बॉडी, या स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है ना। तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने पूछ लिया कि ये दिया किसने है। अब ऐसी ऐसी चीजें कई बार होती ही हैं, ठीक। अब इस पे भी हम आएंगे, अभी इससे पहले मैं ये नंबर नोट करा देती हूँ आपको। 9311775205, ये वही नंबर है जो सीटेट के टाइम पे एनालिसिस के लिए हम यूज कर रहे थे। इस पे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम हो, जिस भी दिन टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट, उसमें जो पेडागोजी सेक्शन है, सिर्फ ओवरऑल पेपर देखें इजी है, हिंदी इंग्लिश आप लोग इजी बता रहे हैं, या मतलब कहेंगे मॉडरेट है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इजी है। पेपर उतना इजी बनता ही नहीं है अगर ऐसे देखा जाएगा तो, ठीक। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेडागोजी के स्पेशली, या ओवरऑल भी अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। क्लियर है बात, क्योंकि आपका एग्जाम अभी हो चुका है, अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है जी। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ चलें आगे बढ़ें। एक बार आ भी जाइए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेकर के, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अब इसमें अलग अलग जवाब आप लोग दे रहे हैं कि ये किसने कहा। जनरली इसको अरस्तु को हम डेडिकेट कर देते हैं, बट अगर इसमें, क्योंकि आप लोगों ने दो ही ऑप्शन भेजे हैं, एरिस्टोटल और प्लूटो, प्लेटो होगा ये। अगर यही दोनों ऑप्शन आपको लग रहा है कि सबसे क्लोज हैं तो फिर हम एरिस्टोटल के साथ जाएंगे, क्योंकि ये थॉट है जिसपे बिल्ड ऑन की जाती है चीजें। ये इनिशियली कहा जाता है कि ये रोमन एक पोएट्री या पोयम से लिया गया था जो जुवेनल ने लिखी थी, जिसमें एक फ्रेज यूज होता था, मेंस सेना इन कॉर्पोरो सेना। तो ये भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब भी यही होता है, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। थेल्स ने भी इसको यूज किया जो प्री सॉक्रेटिक पीरियड में थे। और बट मुझे लगता है कि बाकी ऑप्शंस, क्योंकि ये दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं आपको ये बताने के लिए कि इनका भी संबंध इसी से है, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शंस थे, एरिस्टोटल, प्लेटो और कोई टेढ़े मेढ़े ऑप्शंस इन दोनों में से नहीं थे, उस केस में आप एरिस्टोटल के साथ ही जाएंगे यहाँ, ठीक है। इसमें पोल नहीं मिलेगा। जो बाकी नॉर्मल वाले क्वेश्चन है हमारे 2 दिन के भी क्वेश्चन से आप लोगों को काफी मदद मिली है, और जो लोग बैचेस में थे उन्होंने तो सिलेबस पढ़ाई है। ऑटिज्म डिसऑर्डर अफेक्ट होगा ये, है ना। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर मेंटल डेवलपमेंट को या ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ज्यादा सोशली घुल मिल नहीं पाएगा, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाएगा, रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा ज्यादा लोगों के अराउंड, ठीक। तो ये मानसिक विकास को प्रभावित करेगा ऑटिज्म, विच इज द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस। अब ये हमें उम्मीद इनसे कम थी, बट हाँ पूछ लिया, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत पुरानी वीडियोस है मेरी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड ऑल पे। एक छोटा सेशन लेकर के मैं कोशिश करूंगी जो भी नई चीजें हमें लग रही हैं वो बैचेस में एक बार डिस्कस भी कर सकें। वैसे इतना कुछ नया नहीं है, बट ये अपने आप में ओल्डेस्ट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये हमने इस बार डिस्कस नहीं किया था, आइडियलिज्म, ठीक। और इनडायरेक्टली दिया भी नहीं है सिलेबस में। क्या है, आइडियलिज्म सबसे पुराना है, और आइडियलिज्म की बात अगर हम कर रहे हैं तो रूसो को कहा जाता है कि इसके प्रवर्तक थे। ये कहते हैं कि एक स्पिरिट है, एक कोई तो शक्ति है जो कि ऑलमाइटी है, सब कुछ वही है, ये आइडियलिस्ट कहते हैं। नेचुरलिस्ट जो है वो नेचर की बात करते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। रियलिस्ट जो है वो ये कहते हैं जो रियल है, जो प्रूवन है, जो साइंटिफिक है उसकी बात करो। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं दोनों का मिक्स एंड मैच करो, यानी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैग्मेटिस्ट कौन है, तो प्रैग्मेटिज्म में उनको फादर भी कह दिया जाता है, जॉन डुई, कि भाई प्रैक्टिकली जो जरूरी है उसका प्रयोग कर लो,
जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाए। रियलिज्म थोड़ा सा प्रूवन चीजों को मानता है, जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, ठीक। और प्रैग्मेटिज्म पे ही बेस्ड है आपका प्रोजेक्ट मेथड। क्या है? प्रोजेक्ट मेथड, जो परियोजना विधि है, जिसको W.H. किलपैट्रिक ने दिया है, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक। और ये किसके शिष्य थे? इन्हीं के, जॉन डुई के ही, ठीक। और एक और इससे संबंधित मेथड है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज या अन्वेषण विधि, जिसमें बच्चे खोज करते हैं। इसमें बच्चे ग्रुप बना करके एक्टिव दोनों में होते हैं, क्योंकि फंक्शनलिज्म या प्रैग्मेटिज्म को बिलोंग करते हैं। कौन? आपके जॉन डुई। इनफॉर्मल एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव ऑप्शन। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या सही भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था पेपर में। लाइक शेयर आप करते रहेगा, इतनी संख्या में आप रात को जुड़े हुए हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन मोर इफेक्टिव ऑप्शन। तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसमें मोर इफेक्टिव ऑप्शन जो फैमिली होगा। जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमने किए हैं, बहुत बार किए हैं, है ना, और इस बार भी हमने किया था। अगर मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात करूं यहाँ पे, क्योंकि प्लेग्राउंड ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के अंदर आ जाए, तो स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो फॉर्मल में आ जाएंगी फिर, ठीक है ना। इनफॉर्मल यहाँ फिर फैमिली ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि प्लेग्राउंड इनफॉर्मल में आ नहीं सकता, बट यहाँ पे कोई लिखा तो है नहीं घर का प्लेग्राउंड, पड़ोस का प्लेग्राउंड या फिर स्कूल का प्लेग्राउंड, तो हम कंसिडर यहाँ फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे। हमें पता है 3 टाइप की एजुकेशन होती है। एक होती है फॉर्मल, जो फॉर्मल सूट बूट पहन के वाली, मतलब रेगुलर स्कूल सिस्टम आपका, जिसमें आप डेली स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये रेगुलर स्कूल सिस्टम है। एक है आपकी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब इनफॉर्मल पता है ना आपको, अभी ये कपड़े क्या है? इनफॉर्मल है। अगर मेरे को कहीं इंटरव्यू में जाना होगा, किसी सेमिनार में जाना होगा, मैं क्या करूंगी? या तो शर्ट पहनूंगी या फिर एक ब्लेजर डाल लोगे आप हल्का सा, यही होगा। तो इनफॉर्मल क्या है? या आप कल केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने जाएंगे, ईश्वर करे, तो उसमें ऐसा थोड़ी आप चटक मटक बन के नहीं जाएंगे, ठीक। तो इनफॉर्मल लाइट मेकअप करके जाएंगे अगर जा भी रहे हैं तो। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब घर, होम, जो या फिर कहीं से भी सीख ले, लाइफ से सीख लिया आपने, कुछ भी, रोड स्टैंड से भी सीख सकते हो, एनीवेयर एनीवेयर एनी टाइम। फिर आती है नॉन फॉर्मल। इस पे एक क्वेश्चन आना निश्चित है, मुझे ऐसा नजर आ ही रहा है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो नॉन फॉर्मल क्या है? इसमें करिकुलम तो होगा, जैसे रेगुलर सिस्टम में करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है, वैसे ही नॉन फॉर्मल में भी होगा। सर्टिफिकेशन मिल भी सकता है और नहीं भी, जैसे कोचिंग्स जो है वो नॉन फॉर्मल का ही हिस्सा है। लेकिन जो ओपन स्कूलिंग है, NIOS है, इग्नू है ना, इग्नू है, जो ओपन स्कूलिंग है वो किसका हिस्सा है? SOL है, वो नॉन फॉर्मल का हिस्सा है, क्योंकि एक करिकुलम भी है और एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है, डिग्री भी मिलेगी आपको, जैसे रेगुलर में मिलती है। बस ये है कि उसमें एक्टिविटीज डेली बेसिस पे नहीं हो रही हैं। इसको औपचारिक कहते हैं फॉर्मल को, इनफॉर्मल को आपको पता है अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल को गैर औपचारिक। तो यहाँ पे इनफॉर्मल में तो कुछ नहीं मिलता, इनफॉर्मल में ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नहीं है। नॉन फॉर्मल में कुछ हद तक एक सेट क्राइटेरिया या करिकुलम होता है, सर्टिफिकेशन कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। फॉर्मल आपका रेगुलर है बिल्कुल, जो डेली बेसिस पे आप जाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी नॉन फॉर्मल का ही हिस्सा होगी अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक करिकुलम है, एक पैटर्न है, सर्टिफिकेशन बेशक आपको ना मिले, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनफॉर्मल नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि मम्मी के पास बैठे थे, मम्मी ने कोई कहानी सुनाई अचानक से चाय पीते पीते और कुछ याद आ गया, आपने सीख लिया। अब ये जो अचानक वाला स्थिति है, कहीं से भी कुछ भी सीख लिया, वो इनफॉर्मल है, ठीक है जी। तो इसमें परिवार बेहतर ऑप्शन होना चाहिए, जिस तरह से आपने क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। फिर कुछ देख लेते हैं, आपने जो 2 क्लासेस कराई थी उससे काफी क्वेश्चंस आए, तो हो सकता है ये बैच में ना हो, और सिर्फ यूट्यूब की जो 2 क्लासेस अभी मैं ले पाई हूँ प्रैक्टिस वाली, अभी और भी लूंगी, तो कल हम करने वाले हैं। और मैं क्वालिटी क्वेश्चंस ही करा रही हूँ सिर्फ, और पहले यूनिट वाइज का प्लान था, उसको चेंज किया एंड मोमेंट पे। उसका रीजन है कि ज्यादा फायदा मिक्स्ड क्वेश्चन से होगा, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे एक साथ, ठीक है ना। तो उससे काफी क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज लर्निंग? अब लर्निंग क्या है? तो लर्निंग क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, किस पर्सपेक्टिव में पूछा है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो हम कहेंगे लर्निंग इज ऑब्जर्वेबल, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो कि गेट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं तो लर्निंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी लर्निंग जॉन डुई के लिए, पियाजे के लिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना हो जाएगी, तो ये अलग अलग लोगों के लिए। और लर्निंग की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि अनलर्निंग भी इसी का पार्ट है, लर्निंग सोशल और ग्रेजुअल होती है ना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमने लर्निंग वाले चैप्टर में किए हुए हैं, अगर आप बैच में हैं या अगर क्वेश्चंस में भी ये चीज आएगी तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। TLM की फुल फॉर्म तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक। और TLM से मुझे याद आया बाला पे भी एक क्वेश्चन है, अभी कल परसों भी हम बैच में भी डिस्कस कर रहे थे, जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्कस कर रहे थे, ABL जिसको कहते हैं,
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये तो मुझे लगता है मैंने यूट्यूब पे भी क्वेश्चन कराया है जिसमें मैं ये बता रही थी डिस्कवरी लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बीच में बातें। ठीक, तो वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का हिस्सा है कौन? बाला, नॉट शैतान का साला, इट्स बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आपने सीटेट में भी पढ़ा है। ठीक, तो बिल्डिंग को जब हम लर्निंग एड बना रहे हैं एक इंक्लूसिव स्कूल में, तो वो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग हो गई जिसमें एक्टिविटी करके सीख रहा है बच्चा। आरटी 2009 टीचर्स वर्किंग आवर्स, ये भी हमने कल ही डिस्कस किया है। 45 आवर्स, ये हर जगह आता है क्वेश्चन, चाहे वो D2+ भी हो चाहे वो कोई और एग्जाम हो। 45 घंटे 1 वीक में इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, यानी कि तैयारी का समय, जो लेसन प्लानिंग का समय है वो भी इंक्लूडेड है इन 45 घंटों में, एक हफ्ते में। ठीक, आरटी 2009 डिसेबिलिटी परसेंटेज, तो आई थिंक 3% के करीब इसमें जो पर्सन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, CWSN बच्चे बोलते हैं उनको, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए ये सीट्स रिजर्व होंगी। डिसेबल्ड बच्चों के लिए लगभग 3%। ऑटिज्म की हमने बात कर ही ली है कि ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, और एक ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं। साइकोलॉजी फर्स्ट कम्स फ्रॉम, अब ये एग्जैक्टली पता लगेगा हमें कि क्या पूछा था इन्होंने, नहीं तो साइकोलॉजी के बहुत सारे मतलब हैं। एक ग्रीक कुछ शब्द हैं, साइकी प्लस लोगोस, जिसका मतलब होता है सोल प्लस स्टडी, फिर वो बाद में आज के समय में साइकोलॉजी क्या है, वो बिहेवियर की साइंस है। साइकोलॉजी पहली बार किसने यूज किया वर्ड, तो रुडोल्फ गोकल ने 1590 में। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो एग्जैक्टली क्या पूछा था ये हमें नहीं पता, बट हाँ ग्रीस में या यूनान में बेसिकली फिलॉसफी से इसका जन्म हुआ है। अगर हम देखें एनसीएफ, व्हाट इज गिवन बाय एनसीएफ 2005, ये रिव्यू वाली कहानी थी इसमें, तो वो हमने कल ही किया था कि 45 मिनट डेली रिव्यू करने के लिए देने चाहिए टीचर को। ठीक है ना, तो इसलिए आपने कहा कि जो 2 सेशन लिए उसमें से कई क्वेश्चंस या काफी क्वेश्चंस आए। ठीक, फिर आता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हम, ये अपने आप में यूनिट है कि कैसे लीडरशिप, कैसे प्लानिंग होगी, वो सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा एग्जैक्टली ये आप नहीं बता पाए हैं। एक स्टेटमेंट था, आज संडे था तो टीम भी उतनी एक्टिव नहीं हो पाई थी, बड़ी मुश्किल से अरेंज करके नंबर आज आप तक पहुंचाया था। ठीक, मतलब नंबर पहुंचा करके टीम से कोऑर्डिनेट करके, ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए। माई सेल्फ सदीकरी, I am teacher of Assam. I need PRT KVS but can't give much time for preparation. Can you please suggest me for some books or video? Nature's Vlog, आप या तो अगर सिर्फ पेडागोजी की तैयारी करनी है तो पेडागोजी स्पेशल बैच ले लो, उसमें कुछ 29 वीडियोस हैं जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देंगी। थोड़ी सी बड़ी हैं बट 2-2 घंटे की क्लासेस भी हैं कई सारी, या पीडीएफ्स देख लोगे या एक कंप्लीट बैच ले सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको वीडियोस ज्यादा समझ में आता है, पीडीएफ्स भी वहीं मिल जाएंगी। बुक एज सच पेडागोजी की भरपाई तो कोई भी बुक नहीं कर पाएगी, जो बुक्स हैं भी मार्केट में या तो वो क्वालिटी वाली नहीं है। एक स्टेटमेंट था, क्योंकि इतने कम समय में क्वालिटी बुक निकालना इतना इजी है भी नहीं, एक स्टेटमेंट था, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसने कहा है? इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। नॉर्मल केस में एरिस्टोटल लगा देंगे, नहीं तो वो थेल्स और एक और जो व्यक्ति हैं उनकी कहानी है इसमें। करिकुलम पे 2-3 क्वेश्चन थे कि करिकुलम, अब करिकुलम क्या है, इसमें सारी एक्टिविटीज, चाहे वो डिजायर्ड एक्टिविटीज है, अनडिजायर्ड है, अनप्लान्ड है, सब आ जाएंगी। लेकिन हाँ, एक गोल डायरेक्टेड चीज है करिकुलम, जिसमें हम एक ऑब्जेक्टिव तो सेट करते हैं, गोल तो बनाते हैं जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, क्या हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को। डिसकैलकुलिया क्या है? मैथ्स या गणना से संबंधित कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है। बाला पे हमने चर्चा कर ली है, किस टाइप का लर्निंग या सीखने का तरीका है सिखाने का, तो हम कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये, जो जिसमें बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, ABL जिसको हम कहते हैं, और ये इसकी फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक टाइप है। हिडन करिकुलम हमें पता है, जिसको कोवर्ट भी कह सकते हैं, जो चीजें डायरेक्टली रिटन नहीं होती, लिखी नहीं होती, इनडायरेक्टली आप सीखते हैं, वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स, वो तौर तरीके, वो व्यवहार जो लिखे हुए नहीं है बट आप इनडायरेक्टली स्कूल से एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको हिडन करिकुलम कह रहे हैं। ठीक, ओवर्ट क्या है? जो लिखा हुआ हो। अब कोई और व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं, हे मैम आज टीजीटी सोशल साइंस में पेडागोजी में ये क्वेश्चन आया था। डेली बेसिस, धन्यवाद आपने बताया, डेली बेसिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय आरटीई 2009 टीचर्स टू रिव्यू द डे। अब ये आरटीई नहीं होगा मेरे ख्याल में, एनसीएफ 2005 होगा। रिव्यू द डे की कहानी जो है एनसीएफ कह रहा है 45 मिनट्स, ठीक है ना, और 45 आवर्स आरटीई कह रहा है एक हफ्ते में काम करना, 2 अलग चीजें हैं। ठीक, ये हम कर चुके हैं। अधिगम क्या है, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। करिकुलम की मुख्य विशेषताएं बताइए, तो वही है कि भाई
एक्टिविटी बेस्ड हो या क्या सिखाना चाह रहे हैं उसका हमें पहले से पता हो, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। करिकुलम की अपने आप में पूरी यूनिट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसकैलकुलिया में क्या दिक्कत होती है, तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। हिडन करिकुलम क्या होता है इसमें भी बात कर चुके हैं हम। नॉर्म्स और वैल्यूज इनडायरेक्टली सीख लेगा बच्चा। बच्चों की घबराहट को दूर करने के लिए स्कूल में क्या कंडक्ट करवाना चाहिए, तो अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस इसके क्या थे कि वो कंफर्टेबल महसूस करें, तो इसके लिए एक्टिविटीज हो सकती हैं, उनके साथ चर्चा हो सकती है ना। कुछ लाइफ स्किल्स जो WHO 10 लाइफ स्किल्स देता है उस पर चर्चा हो सकती है। असेंबली में कुछ करा सकते हैं आप एक एक्टिविटी। किशोर समस्या परामर्श प्रोग्राम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो 6 A's का कॉन्सेप्ट है, बैच में आपको कराया हुआ है, प्लीज रिवाइज कर लीजिए जितने भी लोग वहां हैं। दूसरा AEP, और जब क्वेश्चंस कराऊंगी मैं तो ये मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगी साथ साथ। AEP एडोलेसेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम, या इसी तरह कुछ था AEP जिसको हम बोल रहे हैं, एडोलेसेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम या समथिंग लाइक दिस। मेरे को एग्जैक्टली एक वो वर्ड में अभी एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही हूं मैं, ठीक है ना। और शोभित भाई AEP की फुल फॉर्म बताओ। हाँ, एडोलेसेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम ही है। हमारा भाई आया हुआ है गांव से, तो वो भी तैयारी कर रहा है, और तो इसलिए आज हम सुबह से ऐसे डिस्कशन में थे, सुबह सुबह मम्मी का ध्यान रखते हुए, तो आज बच्चों की बैंड बजाई हुई है मैंने देखो एक बार। तो एडोलेसेंट्स एजुकेशनल प्रोग्राम ही है वो। और हाँ, नहीं मेरा भाई तो मतलब अब देखो मैं रियल और बिना रियल लगा देते हो यार, कजन है। देखिएगा तो लेट्स लर्न, अच्छा आई लेट्स लर्न, ठीक है, ये आपने लिखा है। दिस इज विजय मिश्रा, ओके विजय अपीयर्ड इन वाइस प्रिंसिपल एग्जाम। तो चलो इन्होंने 1-2 क्वेश्चन इसके भी बता दिए हैं, वाइस प्रिंसिपल के भी। वैसे एक लेवल अप ही रहता है वाइस प्रिंसिपल में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम सीटेट की तैयारी फिर से कैसे स्टार्ट करें। प्रीवियस वीडियोस देख लो, इतनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है ना। और बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, 5 A's हैं या 6 A's हैं, देख लेना एक बार वो। आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल इज प्रिपेयर्ड। तो प्रिंसिपल कई सारे होते हैं टाइम टेबल के, ये आपके भी सिलेबस में है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में, जस्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक टीचर को आप बोझ से लाद दें, है ना। और भी इस तरह की काफी चीजें हैं। व्हाट इज डिसेबिलिटी ऑफ माइक्रोसेफेली, तो ये भी ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। माइक्रोसेफेली वाली ब्रेन डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होती है, ये भी एक समस्या है, डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो ये बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सभी टीचर्स को, उसी हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट एरिया है और बहुत ज्यादा ओवरलोड ना हो पीरियड्स का, उस तरह से बनाया जाना चाहिए। CDP क्वेश्चंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑटिज्म क्या है, व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग से 5 क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्टिविज्म से 2 क्वेश्चन थे। अब कंस्ट्रक्टिविज्म हमें पता है पियाजे वाइगोस्की, और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, लर्निंग क्या होगी, मीनिंगफुल होगी, अर्थपूर्ण अधिगम की बात करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगा, कॉन्टेक्स्ट में सीखने की बात करेगा, है ना, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है एक व्यक्ति उसकी बात करेगा। NCF 2005 इसी पे बेस्ड है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है इसके हिसाब से, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, ठीक। आगे बढ़े कौन है मैम, मिला दीजिए। अरे मीटअप में मिलाया था 2020 वाले, बहुत शाय है वो बच्चा, अब उसको हम दुखी नहीं करना चाहते हैं, है ना, लेकिन बहुत मेहनती है, एक्सट्रीमली मेहनती। 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम सोता है, घर वाले परेशान है कि भाई सो जाया कर, और गांव से इतनी दूर जाकर के ट्यूशन भी पढ़ा के आता है, मतलब अच्छा बच्चा है, ठीक। चलिए देखते हैं। और अगर हम बात करें विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज क्रिटिसाइज्ड, किस तरह की लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो जो भी अथॉरिटेटिव है या जो थोपरे वाली, एक्सपोजिटरी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या था। जिसमें भी आपको लगे डेमोक्रेटिक नहीं है एक लीडर, सबकी नहीं सुनता, बस अपनी अपनी चलाता है, तो वो प्रॉब्लम है। अथॉरिटेटिव से भी ज्यादा यहाँ अथॉरिटेरियन प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि वो हिटलर शाही बना देगा एकदम। अथॉरिटेटिव फिर भी एक हद तक ठीक होता है। वर्किंग आवर्स ऑफ टीचर 45 आवर्स, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 3%, RT के अकॉर्डिंग डिसेबल्ड पॉपुलेशन की ईयर प्लान की क्या विशेषता है, तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए। एक ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें यूनिट्स किस तरह से होंगी, क्या एक्टिविटीज हम कराना चाह रहे हैं, गोल्स क्या हैं, हर चीज में यही चीजें होंगी। और मेंटल इलनेस वाले चाइल्ड को स्कूल में कैसे बालक का कैसे रखें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको ध्यान में रख करके हम उसके साथ एम्पैथाइज करके हम, है ना, सिंपैथी और एम्पैथी में अक्सर हम बात करते रहते हैं, तो हम
एग्जैक्टली किसी और के शू में जाकर के देख पाए, ये बात हमने बहुत बार सैकड़ों बार डिस्कस की है, वो एम्पैथी है। जब मैं एग्जैक्टली किसी का दर्द महसूस कर सकती हूँ, जब बस मुझे सहानुभूति है, तो वो सिंपैथी है। तो आप एम्पैथाइज कर पाए बच्चे के साथ, इक्विटी को ध्यान में रखें, इंक्लूड कर पाए उसको, तब तो हम कहेंगे बालक का। और इसके साथ आपको चर्चा भी करनी है, ओपन भी रहना है। मेंटल इलनेस, ये तो स्कूल मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक में था ही, ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए बच्चे के साथ, उसको कंफर्टेबल महसूस कराना है, जजमेंटल नहीं होना है, एम्पैथाइज कराना है, एम्पैथी दिखानी है ना, जजमेंटल नहीं होना है, और उसकी बातों को इधर उधर फैलाना नहीं है। आपको सीक्रेटिव भी होना है उस केस में, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन्ड रखना है अगर मेंटल इलनेस का केस है, बच्चे को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है तो। बालक का अनौपचारिक रूप से समाजीकरण कहां होता है, तो परिवार में होता है ना। आगे बढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, वैसे तो इसका ऑप्शन हमारे पास है नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन स्टेटमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो आपका, क्योंकि पीआईटी वालों का तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी ही है एक तरह से, तो इसमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर ये 4 3 2 1 वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इनका विशेष ध्यान रखिएगा आंसर करते समय। मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है आज, क्योंकि आप जो इतने कम समय में, मतलब मेरे को डिटेल में पढ़ाने की थोड़ी सी आदत है, उसमें भी इतनी काम की चीजें हो गई हैं कि आपको पेपर में मदद मिल रही है। और मैं ये खुद को, क्योंकि मुझे जवाब देना होता है मेहनत करके, और इतना डिफिकल्ट टाइम मेरे लिए भी ये पर्सनल लेवल पे रहा, मदर की तबीयत काफी खराब रही, तो वो एक चीज है। इसके अलावा कोई कह रहा है यूनिट वाइज कब कराओगे, कराएंगे, पहले भी 2 4 10 5 सेशन हो जाने दो। 40% डिसेबिलिटी क्या है, देखो वो जो 40% डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया ना, इसमें ये पूछा होता अगर 40% की कहानी ये है कि व्यक्ति को मोर देन 40% या इक्वल टू 40% अगर डिसेबिलिटी है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, हॉस्पिटल से, तब वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल होगा, उसको हम डिसेबिलिटी वाले जो बेनिफिट्स हैं वो दे पाएंगे। तो ये एक कहानी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक सी बात है। वो उन्होंने कहा है कि आरटीई में, ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है आरटीई में, कितने % डिसेबल्ड लोगों को, तो वो 3% का क्राइटेरिया था पहले, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है तो 4% कर दिया था, ठीक। तो एटलीस्ट 40 और मोर देन 40%। वेन डायग्राम, ये तो फिर ब्लड रिलेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट है ना, स्टेटमेंट क्वेश्चंस वाज मोस्टली आस्क्ड, सो मेनी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, जो कथन और कार्य वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफी पूछे गए हैं सब्जेक्ट कंसर्न में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेडागोजी में नहीं पूछे जा सकते, पूछे जा सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो ईजी था, तो अपना हिंदी इंग्लिश को मस्त तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। पेडागोजी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जरूर देखिए। मैं बिल्कुल लिमिटेड और काम के क्वेश्चंस जिसमें टॉपिक आपके साथ में कवर हो सके उन पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। समय कम है लेकिन क्वालिटी वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बस। अच्छा, कोई कह रहा है क्या मैम जैसे थैंक गॉड मूवी में अजय देवगन ने सिद्धार्थ से करवाया था वही है समानुभूति? यार ये थैंक्स गॉड मूवी मैंने देखी ही नहीं है। समानुभूति इज, अगर मुझे कभी चोट ही नहीं लगी ना तो मैं आपका दर्द महसूस नहीं कर पाऊंगी। मान लीजिए किसी को बैक पेन है, या अभी मेरी मदर को घुटनों में दिक्कत है, वो देख करके सच में फील होता है पेन, लेकिन एग्जैक्ट पेन कब फील कर पाओगे, जब एक दिन तक घुटने में सच में दिक्कत रहेगी, है ना, या उस तरह का कुछ होगा। तो वो आप दूर से सिंपैथाइज तो कर सकते हो, एम्पैथी के क्लोज आ सकते हो, बट एग्जैक्ट एम्पैथी तभी आती है जब आप उस सिचुएशन में खुद को या तो रख के देख पाए या रहे हो, दोनों में से कोई एक काम अगर आप कर पाए, ठीक है ना भाई। अब मैं बहुत बार एग्जांपल भी देती हूँ इसके लिए, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल हैं, मैं क्वेश्चन भी करा लूंगी। कल मिलते हैं हम 9 बजे मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सेशन आपको पसंद आया हो और आपको हेल्प मिली हो, आगे हेल्प मिलेगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ना किया हो, और कमेंट में अपने विचार बता करके जा सकते हैं। ये मेरी कहने की आदत है, इसमें टोटली आपकी इच्छा और आपके पास स्वतंत्रता है कि आपको ये सब करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। 40 आवर नहीं है वर्किंग आवर, 45 घंटे साफ साफ लिखा हुआ है आरटीई में, और ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, डीट प्लस बी से लेके रीट से लेके दुनिया के हर पेपर में 45 घंटे हैं, जिसमें प्रिपरेशन का टाइम इंक्लूडेड है। ऐसे कंफ्यूज मत हो, वो 40:1 है, वो स्टूडेंट टीचर रेशो है, ठीक है ना। दोनों की प्रिपरेशन सही है तो दोनों पेपर दे दो गौरव, एक ही देश में रहते हो ना, रीट का भी एग्जाम दे दो, रात को बस पकड़ो, उसी रात को निकल जाओ, मत सो एक दिन, कौन सी बात हो गई। 12-15 दिन में मैं, मुझे लगता है कल सोई होंगी बहुत ढंग से, कहीं बस में सो जाओ 2 घंटे, है ना। तो ये आपके ऊपर है, ये हमारा माइंडसेट रोकता है हमें कि भाई दोनों दिन पेपर है तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। जुगाड़ निकालोगे, अगर आपके दिमाग में होगा कि करना है तो करना है, तो आप रास्ते तलाश लेते हो, ठीक है ना। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के करना है उस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है।
चलिए, अब किसी का कोई और क्वेश्चन हो, कोई मन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में आज बता दीजिएगा इस सेशन खत्म होने के बाद। जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। इसके अलावा जिनके भी आसपास वाले लोगों का एग्जाम है वो ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप पेडागोजी वाले स्पेशली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसी का भला करके आपका बुरा नहीं होता है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद। थैंक यू। कल मिलेंगे 9 बजे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। यूनिट वाइज का देखते हैं, अगर कर पाएंगे तो 5 दिन निकाल के कर लेंगे, नहीं तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, जैसा कि आपने 2 दिन के सेशंस में देख लिया होगा। फिर भी आपको लगता है तो एक बार कमेंट बता दीजिएगा जिनका मन अभी भी यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने का है। ठीक है।